आपकी पहली शायरी कौन सी थी? उसके पीछे की फीलिंग क्या थी? हजारों लोग मिलेंगे आपको पूरी जिंदगी में, साथ अंत में सिर्फ 4 रहेंगे। वो कहते हैं ना कि 2 चंदन की लकड़ी और 1 बूंद घी होगा, हाँ, और आग की लपटें होंगी ऊंचे, जिसमें स्वाहा कल को तू होगा। कि आप खुद एक लड़की होके मेल पॉइंट ऑफ व्यू समझती हैं और उनके हित में बात करती हैं। इसका कारण कहाँ से शुरू हुआ? कारण शुरू हुआ था जब मेरी शादी को 5 महीने हुए थे और मेरे घर में आग लगी थी। जब भी कोई बड़ी परेशानी आती है, कुछ भी आती है ना, हम सोचते हैं ये कैसे हुआ। आदमी सोचता अब करना क्या है। बॉलीवुड के आपके डायलॉग्स है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता है, तब मैंने ये लिखा था कि मर्द को दर्द होता है, बस वो जताता नहीं है। ओपन रिलेशनशिप क्या होता है? फिर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, बट ये रिश्ता ओपन है कि आप भी कहीं और जा सकते हो, मैं भी कहीं और जा सकती हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आपके एक्स फ्रेंड जोन भी क्यों हो रहे हैं। आपको उनकी जिंदगी, आपको अपनी जिंदगी में उनकी जरूरत ही क्या है? ये तो मैं करार करना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया में स्टेटमेंट कि जिसके भी एक्स उसके दोस्त हैं वो बेवफा है। रिसेंट आपका एक वीडियो आपने बनाया था, ब्लूटिक वाले भी बहुत आपको अपशब्द निकाले थे आपके लिए। सो बेसिकली हुआ ये था कि मौमिता का रेप केस आया, तो मैंने बस वही लिखा था कि ट्रेजेडी इज नॉट अ ट्रेंड। देश में जो घटना हुई वो बहुत शर्मनाक थी, इट इज शेमफुल, बट उससे ज्यादा शर्मनाक है कि हमने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। रेप हुआ है तो हमें ह्यूमैनिटी और जो हमारा विक्टिम है उसके लिए लड़ना है, ठीक है। हमें ये नहीं बोलना है कि सारे आदमियों ने रेप करा है, सारी औरतें बेचारी होती हैं। सही बात है। जब मर्डर हो रहा है एक आदमी के ऊपर, तब आके क्यों नहीं बोला? जब एक आदमी के ऊपर फेक एलिगेशंस लगते हैं, तब आके क्यों नहीं बोलते हो? एक आदमी का फेक जो डाउरी केस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, एलिमनी के चक्कर में जो डिवोर्स फाइल होता है, उसमें जब उसका पूरा परिवार चला जाता है, वो आदमी सुसाइड कर लेता है, तब तुम आके क्यों नहीं बोलते हो? हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दिस इज राइटर शोभित सिन्हा एंड आप देख रहे हैं शोबी हिट। आज जो हमारी गेस्ट आने वाली हैं वो हमारी बिरादरी की हैं। मतलब आज एक राइटर ने राइटर को बुलाया है और हम स्वागत करना चाहते हैं लवली शर्मा जी का। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी राइटर से मिलके। ऐसा लगता है मैं अपनी छवि से मिल रहा हूँ, क्योंकि राइटर की बिरादरी ऐसी होती है ना कि हम समझ सकते हैं कि हाँ, हम क्या सोचते हैं, कितनी गहराई में जाके हम बात करते हैं। तो आपकी जर्नी के नाम पे ना मैं सिर्फ इतना पूछूंगा, आप कैसे आई हैं यहाँ तक? कार से आई हैं, कैब से आई हैं? कैब से। ये बहुत कमाल की जर्नी रही है। Yes, बहुत काफी ज्यादा। इंस्पायरिंग है लोगों के लिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अक्सर कैब में जाती हूँ ना, तो मुझे सिर्फ एक चीज पसंद आती है, कैब वाले भैया का प्लेलिस्ट, अच्छा। जो मुझे अक्सर कुछ लिखने पे मजबूर कर देती है। ओ, और आज मेरे पति ने ब्लूटूथ का काम किया, अच्छा। क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं चलाया था। तो आज मुझे अपने पति की प्लेलिस्ट अच्छी लगी। अच्छा अच्छा, कैब की प्लेलिस्ट फिर भी जो है अब थोड़ी सी बेटर हो गई, वरना पहले जब मैं लखनऊ में टेम्पो एम्पो में चलता था तो सिर्फ कुमार सानू के गाने बजते थे। सोचो सोचोगे तुम्हें प्यार, वो सिर्फ वही बज रहा है। कुमार सानू बदनाम हो गए थे, टेम्पो वाले सिंगर की लिस्ट में आ गए थे। लेकिन एक्चुअल हिट गाने वही हैं जो आपके टेम्पो, गाड़ी और डीजे में चल जाए, वो असल हिट माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वही ऑडियंस तो रियल ऑडियंस है। वो रियल ऑडियंस है आपकी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत बहुत स्वागत है लवली आपका हमारे शो पे, शो भी हिट। आप आई यहाँ पे, एक राइटर टू राइटर बात होगी आज। आप बहुत सारी शायरियाँ लिखती हैं, इंस्टाग्राम पे आपकी बहुत सारी शायरियाँ, मैं खुद भी स्क्रॉल करता रहता हूँ। आप पढ़ जाती है बीच में, मैंने कहा अच्छा अभी तक कॉमेडी चली थी, अब एक गहरी बात आएगी, रुको सुन के जाते हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं आपकी पहली शायरी कौन सी थी, उसके पीछे की फीलिंग क्या थी? सबसे पहली शायरी जो मैंने परफॉर्म की थी और जो मैंने लोगों के सामने रखी थी, लिखी तो बहुत सारी थी, बट मुझे भी एक्चुअल में याद नहीं कि पहला मैंने क्या लिखा था। लेकिन जो असल में मेरे साथ रह गया वो ये था कि हजारों लोग मिलेंगे आपको पूरी जिंदगी में, साथ अंत में सिर्फ 4 रहेंगे। हाय 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 हाय, क्या बात है। तो हम हमेशा अपनी जिंदगी में कभी इसके भरोसे रहते हैं, कभी उसके भरोसे रहते हैं, लेकिन जिंदगी कुछ नहीं है। वाह, आखिर में आप ना एक बक्से के अंदर आएंगे। हाँ। और वो कहते हैं ना कि 2 चंदन की लकड़ी और 1 बूंद घी होगा, हाँ। और आग की लपटें होंगी ऊंचे, जिसमें स्वाहा कल को तू होगा। वाह। आपकी जिंदगी यही है। आप पैदा होते हो, आप बढ़ते हो, आप सीखते हो, आप जिंदगी में दोस्त बनाते हो, आप दुश्मन बनाते हो,
सपने देखते हो, सपने तोड़ते हो, और अंत में एक सैया पे लेटते हो और सब बस ये सोचते हैं कि यार अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी था। सारी बात जो है यहाँ पे आके खत्म हो जाती है कि अच्छा आप है से था बन जाते हो। था बन जाता। ये पूरी जर्नी है से था की ही है। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत बात से शुरुआत ही हुई है इस पॉडकास्ट की, तो बहुत कमाल की बात है। और ये जो मुझे लगता है कि जो जिसकी आपने बात की, अंत में हम एक एक चार लकड़ी के मोहताज के अलावा और कुछ भी नहीं है, और हमें पता भी नहीं है कि ये कब होने वाला है। और उसके बीच का जो सफ़र है वो इतना लोग टफ कर लेते हैं अपनी लाइफ में, है ना, वो इतना इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हमें नहीं पता है कि हमारी आँख जो बंद होती है रात में सोने के लिए, उसके खोलने की चाबी भी हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। और ये रोज का है। लोगों को लगता है अरे बहुत साल जी, नहीं, तुम रोज जिंदा रहे हो और किसी ने तुमको रोज जिंदा रखा है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये बीच का जो अहंकार की जर्नी होती है और ये सब जो है बड़ी बहुत ही फिजूल लोग अपना समय नष्ट कर देते हैं। बहुत खूबसूरत होता है जीवन। तो आपके जो राइटर का ये जो एक आपके अंदर का जो राइटर है ना, मुझे लगता है हर राइटर ना एक पर्पस लेके पैदा होता है। अपने पे भी मैं बाद में आऊंगा, लेकिन क्योंकि गेस्ट आप हैं तो मैं आपसे मेरे ऊपर है। हाँ, सारा आज आप हैं मेन लीड। तो मैं ये जानना चाहता, क्योंकि हर राइटर का ना एक फोर्टे होता है ना। राहत इंदौरी साहब लिख के गए कि अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, उनके लहू में। बिल्कुल। आपका जो राइटर का अंदाज है ना, वो मुझे क्यों कमाल लगता है कि आप खुद एक लड़की होके मेल पॉइंट ऑफ व्यू समझती हैं और उनके हित में बात करती हैं। इसका कारण कहाँ से शुरू हुआ था? कारण अगर सच बताऊं तो कारण शुरू हुआ था जब मेरी शादी को 5 महीने हुए थे और मेरे घर में आग लगी थी। अच्छा। और आप देखते हैं कि यार आप एक घर को बहुत प्यार से सजाते हैं। वो कहा जाता है ना कि एक जो मकान होता है वो ईंटों का होता है, घर इंसानों का होता है। तो घर तो दोनों का होता है, आदमी का भी होता है, औरत का भी होता है। बिल्कुल। औरत बस जज्बात को ज्यादा सोचती है और समझती है कि उसके ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, लेकिन आदमी दिमाग का काम करता है, एक शरीर का, और औरत दिल का काम करती है। तो मैंने देखा यार घर में आग लगी और मैं एकदम टूट के रो रही हूँ। मैं एकदम ऐसे मतलब बह गई हूँ कि यार मेरा घर जल गया। मुझे उस टाइम पे वो वाली फीलिंग आई और मैंने आदि की तरफ देखा, वो ऐसे पत्थर की तरह बन के खड़े हो। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा है कि यार क्या है, तुम रिएक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ तो बोलो, कुछ तो। एंड ही इज लाइक यार हम दोनों ठीक है ना, अगर हम दोनों ठीक हैं तो ये जो चीजें हैं ये दोबारा बन जाएंगी। जिस नुकसान को पैसे से ठीक किया जा सके, जिसको दोबारा बनाया जा सके, उसके लिए उदास क्या होना। जिंदगी है, मेहनत करेंगे, कमाएंगे, दोनों बना लेंगे। उस टाइम पता लगा कि यार जज्बात दोनों के होते हैं। आदमी जब भी कोई बड़ी परेशानी आती है, कुछ भी आती है ना, हम सोचते हैं ये कैसे हुआ। आदमी सोचता अब करना क्या है। हम प्रॉब्लम को लेके उलझते रहते हैं और वो सोल्यूशन के ऊपर काम करने के लग जाता है, क्योंकि उसका बिल्डअप ही ऐसे हुआ है। उसको शुरुआत से ये सिखाया गया है कि जिंदगी में जितनी परेशानी आएंगी, घर के ऊपर जितनी परेशानी आएंगी, चाहे घर को संभालने की हो, सजाने की हो या बचाने की हो, तुम्हें ही करना है। औरतों के पास कभी ऑप्शन, मतलब ये कहते हैं ना कि ये वाला था ही नहीं, क्या तुम्हें ही जिंदगी में करना है, तुम्हें ही कमा के लाना है, तुम घर संभालना है, ये औरतों को हमेशा से बताया गया। लेकिन घर संभालने के लिए बाहर दुनिया से लड़ना है, ये औरतों को हमेशा ऑप्शन में रखा गया। मन करे तो कर लेना, शादी के बाद मन करे तो नौकरी कर लेना, मन करे तो चली जाना, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आदमी को करना ही है। वहां से जब मैंने अपने पति को देखा, अपने पार्टनर को देखा कि यार ये बिना बोले करता है, तब समझ में आया कि यार ये जो बॉलीवुड के आपके डायलॉग्स है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता है, तब मैंने ये लिखा था कि मर्द को दर्द होता है, बस वो जताता नहीं है। वाह। और आदमी हमेशा आंखों से बातें करता है, उसकी आंखों में सब कुछ छुपा होता है कि वो परेशान है, खुश है, उदास है, गुस्से में है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सब कुछ उसकी आंखों में होता है। बस आंखों को पढ़ने वाला इंसान चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। आप हिंदुस्तान की सबसे, मुझे लगता है, वन ऑफ द यंगेस्ट शायरा हैं। तो आपके पास अभी, मतलब ये बताइए कि कैसे कैसे आपके पास लोग, जैसे होता है ना कि जैसे कोई एक्टर होता है तो उसके पास अलग अप्रोच से आता है, अरे मुझे सेल्फी चाहिए, राइटर्स के पास अलग अप्रोच से आते हैं। आपके पास किस तरह के फैंस जुड़े हुए हैं इस वक्त आपसे? मेरे ख्याल से मेरे ना, मतलब फैंस कम, मेरे ना दोस्त और परिवार और भाई ज्यादा हैं। हाँ। उन सबके लिए मैं दीदी हूँ,
जो उनको अपनी जिंदगी की सलाह देती है, कि जैसे बड़ी बहन होती है ना, कि हाँ। बड़ी बहन छोटे भाइयों को हमेशा सबसे ज्यादा समझती है। वो उसकी एक ऐसी माँ होती है जिसको सब पता है। तो वो मुझे मतलब जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग, वो मुझे ऐसे मानते हैं कि यार जिंदगी में अगर कुछ भी सलाह चाहिए होगी, यार अपने अंदर का कुछ बयां करना है ना, तुम इनको जाके बोल सकते हैं। तो आई थिंक मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा जो जीता है वो लोगों का भरोसा, प्यार और इज्जत जीती है। किसी की होता ना कि अगर कोई आप में बहन वाली वाइब देख रहा है, इससे ज्यादा किसी महिला की जीत नहीं हो सकती है कि उसको वो वैक्यूम जो है वो ऐसा इनविटेशन, इतना खूबसूरत इनविटेशन है कि यार मैं तुम्हारी दीदी हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ। और भाई बहन का रिश्ता कितना प्यारा होता है, कितना क्यूट सा होता है। कोई प्रॉब्लम हो आके बताओ। मैंने सुना है कि जैसे हर बहन, हर दीदी जो है भाइयों की जैसे गर्लफ्रेंड होती है तो सलाह देती हैं कि सुनो, इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना है, वो लड़की ठीक है, वो लड़की ठीक नहीं है। तो मैंने सुना है आपने ये भी शुरू कर दिया है। हाँ, हमने देखा कि यार हमारी बातें लोगों तक पहुंच रही हैं। हाँ। लेकिन अब लोगों तक बातें पहुंचाना और लोगों की उनकी जिंदगी में असल बदलाव लेके आने में बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि आपने एक बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया है, आपने एक बात कर दी और लोगों ने उनको सुन लिया है। बट हर जिंदगी अलग है, हर जिंदगी की कहानी अलग है। हर किसी पे वो मेरी शायरी फिटन नहीं होगी। उनको एक सलाह चाहिए, उनको एक सुझाव चाहिए। तब मैंने पहले पढ़ाई की, मैंने NLP की पढ़ाई की, विच इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जहाँ पे इंसान के दिमाग को सुलझाना सिखाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे क्या है ये? बेसिकली ये कोर्स होता है जिसको हम माइंड थेरेपी के नाम से बोलते हैं, कि हर चीज़ का जैसे बोलते हैं कि यूज़र मैनुअल आता है, पंखे का, AC का, वॉशिंग मशीन का, सिलाई मशीन का, हर चीज़ का एक यूज़र मैनुअल आता है। लेकिन इस दिमाग का कोई यूज़र मैनुअल नहीं है। हम बढ़ते गए और खुद ही को अपने दिमाग को समझाना, संभालना हम लोग सीखते गए। हाँ। उस बीच में बढ़ते बढ़ते हमने परेशानियों को इतना अंदर बिठा लिया ना कि ये जो जितने भी तार है ना, वो सब इधर उधर हो चुके हैं। हम उलझ चुके हैं अपने जहन में। और जब तक आपका चित्त शांत नहीं रहेगा तब तक आपका मन शांत नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ से ठंडा होना जरूरी होता है। यहाँ से जब तक आप यहाँ से बैठ के फैसले नहीं लोगे ना, कोई फैसला सही नहीं होगा। तो क्या इसमें कोई मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कराते हैं? मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होती हैं इसमें, आपके जिंदगी को लेके ना, मतलब बेसिकली NLP सिर्फ अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो एक ऐसी थेरेपी है जिसमें आपको ये बोला जाता है कि आप अपने पास्ट को देखो, याद करो, अब जो आपके पास अभी मौजूद है उसको देखो, उसको परखो और उसको लेके खुश हो कि वो ज्यादा बुरा था, ये ज्यादा अच्छा है। और अगर आप आज की कदर नहीं कर सकते हो तो फिर आपके पास जिंदगी में कितनी भी खुशियां आ जाए, आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिल्कुल, आज एक्चुअली वही तो कल है जिसकी हमने कल बात की थी। Exactly. तो अगर हम आज भी खुश नहीं है तो ये बात तो बिल्कुल आवश्यक है कि हम आने वाले कल में भी खुश नहीं होंगे, वो भी कभी आज बन जाएगा। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो कि इंडिया के बहुत अच्छे ओलंपिक प्लेयर भी हैं, बॉक्सर हैं वो, एंड उन्होंने एक बात मेरे को कही थी कि इस दुनिया में जितनी भी परेशानियां है ना, ये सब इधर है, धरातल पे कुछ नहीं है। आपके घर का रेंट, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई, जितनी मेडिकल एक्सपेंसेस, माँ बाप की दवाई, ये सब जो परेशानियां ये यही तो हैं। जिस दिन आप यहाँ से शांत करके सिर्फ सोल्यूशन के बारे में सोचोगे तो धरातल तो ठीक ही है। बिल्कुल। दुनिया तो सब साफ है। तो आपको दिमाग को शांत करना पड़ेगा। तो जिसके लिए पहले मैंने पढ़ाई की, क्योंकि ऑब्वियसली एक बात होती है ना कि हम ज्ञान नहीं फैलाना जा रहे हैं, हमें लोगों को अपने ओपिनियंस नहीं देने हैं, हमें लोगों को सुझाव देना है जो उनकी जिंदगी पे अप्लाई हो। तो पढ़ाई करके मैंने और मेरे पति ने, विच इज आदित्य, हम दोनों ने ये चीजें स्टार्ट करी, विच इज कि हम लोगों से पर्सनली बात करेंगे। हाँ। उनसे 1 घंटा 1.5 घंटे जितनी भी हमारी बात हो पाएगी, हम उनकी जिंदगी की परेशानी पूछेंगे, फिर उनको सुझाव देने की कोशिश करेंगे। अगर एक दिन में उनकी परेशानी हल हो जाती है तो हम लिटरली शुक्र मनाते हैं कि अच्छा है कि अब हमारी जरूरत आपको नहीं पड़ रही है। बिल्कुल। लेकिन अगर कभी दोबारा बात करनी, जब उनका मन करे वो तब बात कर सकते हैं हमसे, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल थेरेपी। कि हम आपके डॉक्टर नहीं है, हम साइकियाट्रिस्ट नहीं है, हम आपको पागल करार नहीं करेंगे, हम दोस्त हैं आपके। मेरे को बहन मान के, आदित्य को भाई मान के, आपको जो बोलना है आप आके बोलो, हमसे जो बन पड़ेगा हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको सुझाव देंगे, सलाह देंगे, जितना भी हो सकता है आपकी जिंदगी में हम वो करेंगे। मेन मकसद मदद करने का है। क्या बात है। जिनका दिल से मकसद होता है ना
जैसे बड़ी पुरानी कहावत थी कि जो शरीफ आदमी अगर कफन बेचे तो वो चाहेगा कि धंधा लॉस में जाए। बिल्कुल। अब वो नहीं चाहता है भाई लोग मरे और लोग मेरा मरे। धंधा जो है, देखिए तो बात। वो वही होता है कि आप लोग जिस चीज़ में उतरे हैं लोगों की मदद करने के लिए, वो उनकी मुश्किलात हल करने के लिए उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी नहीं चाहते होंगे यार कि ये लोग मुश्किल में पड़े ही। नहीं यार, इतनी परेशानियां है ना जिंदगी में लोगों हाँ की। हाँ, हम दूसरों की परेशानियां देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे जिंदगी में तो कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है, सब बिल्कुल। कुछ है हमारे पास, रोटी कपड़ा मकान, 3 चीज की भूख होती है। आपने भी यही दिया इंडस्ट्री से हम लोगों को, यही लिख के दिया आपने, रोटी कपड़ा मकान। हाँ, अब मोबाइल चौथा है आ गया है बस। मोबाइल। अब पता है रोटी कपड़ा मकान के साथ मेरे ख्याल से रिश्ते भी एक जरूरत होने लग गई है बिल्कुल लोगों की। बिल्कुल वो बिल्कुल। सबसे, अगर ये रिश्ता ठीक है ना, घर में सब कुछ ठीक होता तो इंसान कमाने निकल सकता है। लेकिन अगर घर में परेशानियां है ना तो इंसान कभी बाहर नहीं कमा सकता। हाँ, रोटी कपड़ा और मकान है, बड़ी आपने बात बोली तो मुझे याद है कि बड़ी अच्छी बात थी कि रोटी कपड़ा और मकान जरूरतें हैं, जरूरत है। जिनके लिए जरूरत है वो परिवार है। कि परिवार जरूरत नहीं है, परिवार तो हम इतना जुड़ा हुआ है कि हम एक हो गए। यस। तो कहते हैं ना कि हमको जरूरत थोड़ी है परिवार की, हम परिवार ही हैं, हम एक हो चुके हैं। बिल्कुल। जरूरत है तो रोटी कपड़ा मकान की, हमको वो कमाने शायद निकलना पड़ेगा। तो आप इतने केसेस सुलझा चुकी हैं, मुझे लगता है हजारों केसेस आपने रिजॉल्व किए हैं। यस। और ये बहुत नेक काम है। मैं चाहता हूँ आप एक आध कुछ एक ऐसा किस्सा बताएं जो कि आपके दिल में बड़ा एक इमोशनल भी रहा हो और आपको हंसी भी आई हो साथ साथ, ऐसा कोई किस्सा है? हंसी भी आई हो और इमोशनल भी है। मेरे ना एक बहुत अच्छा मतलब हम ना 2 तरीके से बात करते हैं लोगों से। जी। एक होता है कि जिसको पर्सनल नहीं आना है, बहुत छोटी सी परेशानी है, तो हम कहते हैं हमें ग्रुप कॉल रखते हैं। ग्रुप में जूम कॉल हो गई, 50 60 100 लोग जितने आना चाहें। हाँ। एक नॉमिनल फीस रखते हैं 50 रुपए 100 रुपए, ताकि हमें पता रहे कि कितने लोग आने वाले हैं। फीस रखने का सिर्फ इतना सा मकसद होता है, और सब अफोर्ड कर पाए। हाँ लोग आते हैं, उसी में से हमारे पास एक इंसान आया जी। जिसको अपनी जिंदगी को लेके परेशानी थी, और उसने एक बहुत मेरे से सवाल पूछा कि आप एक बात बताएं कि क्या लोगों का मन भर सकता है, क्या प्यार खत्म हो सकता है। अब ये एक ऐसा सवाल था जिसके लिए अब मैं प्यार में हूँ तो मुझे पता है प्यार कभी खत्म नहीं होता है। हाँ। लेकिन अगर कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि दूसरा आदमी में से प्यार करता है, और वो एक दिन अचानक से उठ के बोलता है कि अब खत्म हो गया है, अब मेरे अंदर वो फीलिंग्स नहीं बची हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल? ये ऑन ऑफ का बटन तो होता ही नहीं है प्यार के अंदर। बिल्कुल। तो मैं सोच में पड़ गई, मैंने कहा एक काम करते हैं, हम आपसे अकेले में बात करेंगे। उस दिन मैंने पहली बार किसी को बोला, पहली बार, कि मैं तुमसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इस सवाल का ओरिजिन क्या है मुझे वो जानना था कि प्यार कैसे खत्म हो सकता है। तब मुझे पता लगा कि बहुत सीधा आदमी, मतलब ऐसा कि जिसको देख के ये लगता है कि यार ये सिर्फ अपने घर को बनाने के लिए ही जिंदगी में सब कुछ काम कर रहा है, इसको अपने जिंदगी में सिर्फ रिश्ते चाहिए। बहुत फिलहाल में उसकी मम्मी की डेथ हुई थी, तो वैसे ही बहुत परेशान था, और उस दौरान उसकी शादी भी हो गई, तो उसको अपनी माँ के बाद जो एक मदर फिगर इंसान को दिखता है, एक आदमी को दिखता है, वो उसकी बीवी दिखती है कि अब ये मुझे संभालेगी जैसे मेरी माँ मुझे रखती थी। बेशक। तो अब बीवी जो थी, बीवी का रवैया शुरुआत से ही था कि वो एक्स से बात करती थी, और वो बोलती थी मेरा फ्रेंड है खाली। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आपके एक्स फ्रेंड जोन भी क्यों हो रहे हैं, आपको उनकी जिंदगी, आपको अपनी जिंदगी में उनकी जरूरत ही क्या है? दोस्त बनाना भी क्यों है? अगर रिश्ता खत्म करा है तो प्रॉपर खत्म करके टाटा बाय बाय करो। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ये सेमी फिनिश का कॉन्सेप्ट तो नहीं समझ में ये क्या है कि अभी तक मैं तुम्हारे साथ लवी डबी बेड फिजिकल सब चीजें बात कर रही हूँ, अचानक से ओ अब हम सिर्फ दोस्त हैं। जैसे वो दोस्त समझेगा। वो सिर्फ दोस्त समझेगा। तुम तो दोस्त ही हो, चलो हम लोग सिर्फ कॉफी पीने चलते हैं, मतलब ऐसा क्या, ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल? स्विच उस किसी के भी मन में स्विच कैसे लगा है? वही तो इंसान की जात है ना। हाँ, इंसान की जात सबसे गंदी जात होती है। जो मुझे लगता है, ये तो मैं करार करना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया में स्टेटमेंट, कि जिसके भी एक्स उसके दोस्त हैं वो बेवफा है। वो बेवफा है। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल। तुम्हारे मन में ही कुछ है जो तुमने उसको दोस्त रखा है। 150 करोड़ की आबादी में तुमको वो दोस्त मिला है। हाँ, और अगर वो दोस्त इतना अच्छा है, इंसान इतना अच्छा है, तो तुमने रिश्ता क्यों खत्म किया था? हाँ, जिंदगी बिताते, शादी करते, क्योंकि जो दोस्ती करने लायक है और एक लेवल पे पहुंचा भी था। हाँ, तो वो आगे बढ़ते। तुमने मतलब ये है कि ओ मैं तुम्हारा कत्ल भी करूंगी
लेकिन तुम्हें जिंदा भी छोड़ूंगी। हम्म, ये क्या बात है? या ये तो तो पति के साथ किया है, जो एक्स है पति के साथ ही। उसका अब वो लड़के को लगा कि चलो ठीक है, दोस्त है, मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा, शायद लगेगा मैं नैरो माइंडेड हूँ, तो उसने ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया। उसको जो कितना सीधा आदमी होगा जो एक्स तक बर्दाश्त कर रहा है, वरना इस मामले में तो कत्ल बनता है। एक्स मार देते हैं खींच के एक्स मार देते हैं खींच के, AXC वो मार देते हैं। अब ये वाला मामला हुआ, वो लड़की जो थी माँ की 13वीं है, उसमें भी अपने एक्स के साथ घूम रही है। वो लड़का फोन करके बुला रहा है कि आप प्लीज कहाँ हो, आ जाओ, सब लोग पूछ रहे हैं। 5 मिनट 10 मिनट करते 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 वो रात को आ रही है लड़की घर पे, दारू में एकदम नशे में भंड जिसे कहते हैं। अब वो लड़का अपनी माँ की 13वीं है, इमोशनली शैटर्ड है, उस वक्त ये सोच रहा है कि एक काम करते हैं, अगर रिश्तेदार इसको देखेंगे तो इसके बारे में जजमेंट पास करेंगे। कजन को भेज के लड़की को ऊपर भिजवा देता है कि कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए, इसकी बदनामी हो जाएगी। वहां भी वो रुका। फिर लड़की ने बोला MNC कल्चर अपनाना है। MNC कल्चर अपनाने के लिए उसने बैंगलोर में जॉब ढूंढा। लड़का गया है, शिफ्ट करवाया है, घर सेटल करवाया, सब कुछ करवाया। 1 महीने बाद आके बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, हमारा फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं है। असली फिजिकल कंपैटिबिलिटी तो तब होगा ना जब तुम साथ में रहोगे। और अगर तुमको फिजिकल का इतना मायने था तो तुम दूर क्यों गई? तुम यहाँ रह के काम करती, आसपास में नौकरी ढूंढती। अगर तुम चंडीगढ़ की हो तो तुम हरियाणा देख लेती, गुड़गांव देख लेती। गुड़गांव में तो सबसे बड़ा साइबर हब है, उससे बड़ा MNC कल्चर तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सही बात है। इजी होता उस बच्चे के लिए, उस आदमी के लिए टू एंड फ्रो करना। अच्छा, ऐसे हालातों में जब मियाँ बीवी इस तरह के निकल जाते हैं, हालांकि जो केस आपने बताया उसमें मियाँ की तो गलती नहीं है, ये मियाँ खलीफा की है, ये जो है मियाँ खलीफा की है। बट अगर बच्चा पैदा हो जाए इसमें तो उसकी क्या हालत होती होगी? मैं इसीलिए कहती हूँ कि अगर जिंदगी में माँ बाप बोलते हैं ना, आपके सास ससुर बोलते हैं कि भाई बच्चा कर लो, हम संभाल लेंगे, मियाँ बीवी आपस में पहले अंडरस्टैंडिंग बनाओ। जब तक तुम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो तब तक तुम प्रेगनेंसी प्लान मत करो। सही बात है, क्योंकि किसी को जन्म देना मतलब आप देखिए, बच्चा क्या होता है, पूरे पृथ्वी पे सिर्फ इंसान एक लौती ऐसी ब्रीड है कि उसका जब बच्चा पैदा होता है ना, वो खुद से बड़ा नहीं हो सकता। हाथी का हो जाएगा, कुत्ते का हो जाएगा, शेर का हो जाएगा, सबका हो जाता है। इंसान का बड़ा करना पड़ता है, उसके लिए जिम्मेदार माइंडसेट चाहिए। बिल्कुल, अगर वो माइंडसेट नहीं है तो नहीं होना चाहिए। प्लीज मत करो, क्योंकि क्या होगा ना, बच्चा होने के बाद में क्या होता है, पहले बोला जाता था कि बच्चा कर दो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब बच्चा कितना बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। कर दो ठीक हो जाए, और नहीं हुआ तो वो जो लड़की है अगर वो परेशान है, वो बच्चा होने के बाद में ब्लेम करेगी आदमी को। सही बात कि मेरे को भाई बच्चा भी दे दिया, मैं कैसे संभालूं, मैं तो अभी तक खुद को नहीं संभाल पा रही थी। आदमी कह रहे हैं कि मैं अभी करियर में स्टेबल नहीं हूँ, मैं पहले अब हम दोनों को ही नहीं समझ पा रहा था, अब बच्चे की भी जिम्मेदारी आ गई है। वहां से बच्चा संभालना इज नॉट अ इजी जॉब। मैं तो अपने घर में देखता हूँ, मेरी छोटी सी बेटी है, मैं काम में बिजी रहता हूँ, मेरी वाइफ मतलब टचवुड पूरा दिन उसने अपनी पूरी लाइफ उस पे दे दी है कि, एंड मैं देखता हूँ कि शायद वो भी 24 घंटा भी एक बच्चे को देना कम पड़ता है बिल्कुल। क्योंकि जब वो बच्ची सो भी रही होती ना, तब भी हम सोचते हैं अच्छा ठीक है, इतने कितने बजे खाया है, हर 2 घंटे पे खिलाना। बच्चा जब 1 साल का हो जाता है, हमने पूरी जर्नी हमने साथ में तय की, मेरी वाइफ ने, तो मैंने बच्चे के बारे में बहुत कुछ जाना। 1 साल का पूरा जो सफर तय किया, और उससे भी पहले 1 साल की जो प्रेगनेंसी की जर्नी थी, वो सब बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत बड़ी। और हम दोनों ने मिल के जो सॉल्व किया है, अगर प्यार नहीं है ना तो वो सॉल्व ही नहीं हो सकता। एक रिश्ते में आपका दोस्त होना सबसे पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि आप दोनों अगर दोस्त हो ना, तो आप दोनों एक दूसरे की परेशानी समझ पाओगे, एक दूसरे की उदासी समझ पाओगे, एक दूसरे की खुशियां सपने सब समझ पाओगे। बिल्कुल, ये मेरे केस में मैं बड़ा खुशनसीब हूँ उस मामले में कि मेरी वाइफ ने मुझसे बड़ी अच्छी बात कही। मैं जैसे कभी कभी तैयार होकर ऑफिस जाता हूँ तो बड़ा कमरा मैसअप कर देता हूँ, जो हर मर्द कर देता है। कमरे मैसअप करना हमारी फितरत होती है, हक है। तो मैं ही बड़े अफसोस में बोला, मैंने कहा कि यार मुझे माफ कर दो यार, मैं कमरा तुम्हारे लिए बताओ, मैं जल्दबाजी में भागता हूँ और तुम्हें जो है बटोरना पड़ता है, समेटना पड़ता है। तो कहती है जो घर की जिम्मेदारी उठाते हैं ना, वो कमरों की नहीं उठा पाते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, एक दोस्ती और एक समझदारी जब बीच में रहती है ना, तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। ये बिल्कुल जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और जो कपल्स हैं, उनको लगता है कि मतलब यहाँ पे जब अंडरस्टैंडिंग लेवल दिखता है ना कि उससे ऊपर कुछ है ही नहीं,
बिल्कुल नहीं है। रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे लगता है सारी चीजें सॉल्व है। एक रिश्ते की बुनियाद ही है ये। आपको पता लग जाएगा रिश्ता सही है या गलत अगर उसमें समझ है, इज्जत है, दोस्ती है और मुस्कान है। वाह। ये 4 चीजें ही एक रिश्ते की बुनियाद और एक नींव रखती है। अगर आप एक दूसरे से हंस खेल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ा रहे, तो आप फिर एक दूसरे से मजाक नहीं कर पा रहे हैं तो गलत है। हाँ। एक दूसरे की इज्जत की सीमा कहीं नहीं लांघनी है, ना बंद कमरे में ना कमरे के बाहर। इज्जत हर जगह होती है, समझदारी हर जगह होती है कि उसने जो नहीं कहा मेरे को वो भी समझना है। ये मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अब ये बात नहीं होनी चाहिए कि यार अब मैंने जो नहीं कहा है वो तुम समझो, दूसरा आदमी मैजिशियन नहीं है, थोड़ा बहुत तुमको बताना पड़ेगा। दूसरा आदमी अंतर्यामी नहीं है, तो एकदम चुप्पी बांध के भी नहीं बैठना। सही बात है। वहां पे आपको कम्युनिकेट करना है। कोई चीज बुरी लगी है बताओ, परेशान करा है बताओ, हर्ट हुई है बताओ। बिल्कुल। और बताने के भी तरीके हैं जरूरी। वही वाली बात है ना कि जैसे सेम शब्द होता है, लोग कहते हैं कैसे हो, कहते हैं कैसे हो सेम शब्द है लेकिन चेंज हो जाती है चीजें। वो तो एक शेर है ना कि जीभ के जो घाव होते हैं, हाँ, वो कभी इंसान को भरते नहीं है। आप किसी भी आप तेज धारी का एक घाव इंसान के शरीर पर दे दो, शरीर भर लेगा। लेकिन आपकी जीभ से अगर कोई बात निकली है और वो दूसरे इंसान को अगर चोट पहुंचाई है तो वो जिंदगी भर रहेगी। आप उसको कभी ठीक नहीं कर सकते हो। तो आपकी जबान से क्या निकल रहा है ना, और कैसे निकल रहा है, वो बहुत याद रखो कि लोग हमेशा बातें याद रखते हैं। आपने अच्छी की थी तो याद रखेंगे, बुरी की थी तो याद रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी अपनी वाइफ की जो है इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा स्टोरी नहीं लगाता हूँ, तो उसने मुझको एक दिन पूछा, कहती है कि ये आपने स्टोरी क्यों नहीं लगाई, हम लोग गए थे यहाँ पे घूमने। तो मैंने उसको बोला कि जिक्र नहीं करता मैं तुम्हारा महफिलों में, किसी के जहन में तुम्हारी तस्वीर बने तो भी मुझे जलन होती है। जियो जियो। नहीं सच है। और मैं मतलब हमारे रिश्ते में ये है कि हम दोनों एक दूसरे की तस्वीरें बहुत ज्यादा लगाते हैं क्योंकि जब ये मैंने देखा है, जब हमने तस्वीर लगाई है, अब लाइक्स तो बहुत सारे आते हैं, बट हर आपकी तस्वीर देखने वाला या आपको देखने वाला आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दुनिया अच्छी नहीं है, ये दुनिया बहुत गंदी है। बिल्कुल। तो ऐसे इतने तुरंत हमारी लड़ाई होती है ना, छोटी सी बात पे, फिजूल बात पे हमारी लड़ाई हो जाएगी। और लड़ाई ऐसी भी नहीं होगी कि एक दूसरे को हम नोच ही रहे हैं, बस कोई बात बुरी लग जाती है, कुछ वो कह देते हैं, मैं कह देती हूँ, फिर हमको एहसास हुआ कि यार नजर होती है। बिल्कुल। नजर लगती है। तो अपने रिश्ते को, अपने कमाई को और अपने घर को जितना छुपा के रखो उतना अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि लोगों की नजर, कोई आपको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। बिल्कुल। कोई आपको खुश नहीं। लोग कहते हैं कि आप तरक्की करो, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वो नहीं देख सकते आपकी तरक्की। बिल्कुल। वो अपने को कोसते हैं कि तू क्यों नहीं कर पा रहा ऐसा। अगर तो मुझे कभी कभी लगता है कि हम इसलिए भी, जैसे हमारे पूरे खानदान में ऐसा बोला जाता है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है तो प्रेगनेंसी में भी हम अनाउंस नहीं करते हैं ऐसे, है ना। जब तक कि बच्चे की मुंह दिखाई में भी हम शुरुआत के महीनों में नहीं करते हैं, जब तक कि वो एक ऐसी स्टेज ना आ जाए कि हाँ चलो ठीक है अब तो इंट्रोड्यूस दुनिया से करना है, लेकिन जब तक वो नाजुक होता है हम नहीं करते हैं। उसका रीजन भी नजर ही है। लोग बहुत मानते हैं और ये होता भी है। देखिए क्या होता है ना, 50 लोग मिलके एक ही थॉट को एक ही थॉट पे एनर्जी देंगे ना, तो कहीं ना कहीं तो वो होने लगता है। तो एक बड़ी अच्छी मैंने एक पढ़ी थी मैंने एक आर्टिकल में, एक गांव था जहाँ पे एक बीमारी गई थी। कैसे? उस गांव में जितने भी लोग थे, एक आचार्य ने उनको मंत्रोच्चारण करने को दिया और बोला कि पूरे टाइम 2 घंटे आप सिर्फ ये मंत्रोच्चारण करना। और मंत्र के नाम पे ऐसा कुछ बहुत टेक्निकल मंत्र नहीं था संस्कृत का, वो हिंदी में ही कुछ उच्चारण था, बहुत पॉजिटिव बोलने को बोला था। और कहा बस ध्यान करना और ये 2 घंटा हमको रोज करना है। 5वें दिन मतलब आप समझ लीजिए कि महामारी जैसी कोई एक बीमारी थी जो पूरा गांव से पीड़ित है टाइप की बीमारी, और वो चली गई थी वहां से, क्योंकि इतने सारे लोग मिलके एक ही एनर्जी को बोल रहे हैं। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव ही नजर है। तो इसीलिए रिश्तों को बहुत बचा के चलना चाहिए। आप खुश हैं तो स्टे हैप्पी इन प्राइवेट। तो अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए जो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जो ये सब घूमते हैं, आपको क्या कहना है कि इन लोग के भी रिश्तों में जो ये
जो हमारे आज के कपल हैं और जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के कपल हैं, क्या कहना चाहती हैं आपकी, क्या सीखने को मिल रहा है उन लोगों से, इन लोगों को? यार देखो, अब वो अपनी जिंदगी को कितना ओपन रख रहे हैं वो उनकी ऑब्वियसली पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर आप उनके जिंदगी को आइडल जिंदगी मान रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि यार ये देखो ये कितना प्यार करता है और तुम भी मुझसे वैसा ही प्यार करो जितना वो पब्लिकली दिखाता है, तुम भी वैसा ही मेरे साथ करो, इट इज नॉट पॉसिबल। उनके सामने 4 कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, एक दूसरे के सामने खीखी खाका कर रहे हैं। जैसे ही कैमरा ऑफ होता है सबका अपना इंसान जागता है और वो कोई भगवान नहीं है। जितनी भी लोग यहाँ पे सेलिब्रिटीज हैं, बड़े लोग हैं, पॉपुलर हैं, आम इंसान हैं, सब इंसान हैं। उनको इतना ओवर हाइप मत बनाओ। सबकी जिंदगी में परेशानी होती है, सबके जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती है, लड़ाई होता है, डाउनफॉल आता है। इट इज नॉट, अगर इतना ही अच्छे थे तो इन लोगों के ब्रेकअप नहीं होते, मल्टीपल रिलेशनशिप्स नहीं होते। अगर इतने ही आइडियल होते अपनी अपनी जिंदगी में तो इंसान तो होंगे ना, अलग अलग तरीके से होंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो हम ऑन स्क्रीन देख रहे हैं हमारे फोन्स पे, उसको रियलिटी मान के उसको फैंटेसाइज ना करें। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। 3 चीजें होती हैं इंसान के जिंदगी में, डिस्ट्रैक्शन, कंपैरिजन और पेशेंस, जो रिश्ता बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। डिस्ट्रैक्शन इज कि आप दूसरे को देख के सोचेगा ये कैसा है, ये वैसा है, फिर कंपेयर करोगे मेरे को ऐसा क्यों नहीं मिला, ये मेरे को ऐसे गिफ्ट्स क्यों नहीं लाके दे रहा है, ये मेरे बर्थडे पे क्यों नहीं ऐसे सरप्राइजेस प्लान कर रहा है, मेरे लिए क्यों नहीं डिग्गी में लाके केक और गुब्बारे भर दिए हैं। कंपैरिजन चालू हुआ, फिर आप वो कंपैरिजन करते करते ना आपकी लड़ाइयाँ बढ़ती जाती हैं। पहले आप डिस्ट्रैक्ट करते हो खुद को, फिर आप कंपेयर करते हो, फिर आप अपना पेशेंस लूज करते हो। करेक्ट। आप समझो ना, दूसरे इंसान को नहीं है पसंद सरप्राइजेस देना, या दूसरे इंसान के हालात नहीं है सरप्राइजेस देने वाले। बहुत सिंपल सोबर इंसान है। अपनी जिंदगी की जो कहानी है वो खुद बनाओ। दूसरों की कहानी से इंस्पायर तभी तक हो जब तक वो आपको ग्रोथ दे। वाह। अगर वो आपकी जिंदगी में परेशानी, लड़ाई और चिक लेके आ रही है तो आप एक बार सेकंड थॉट लेके आओ कि क्या सही है, ये इंस्पिरेशन सही है, कहाँ से इंस्पायर हो रहे हो आप। बिल्कुल। लोग जिनको कॉपी करते हैं, मेरा तो मानना है, क्योंकि मैं तो बॉलीवुड में बहुत जुड़ा हुआ हूँ और उन्हीं की अब मूवीज लिख रहा हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है और मैं दर्शकों को बोलना भी चाहूँगा कि लोग जो कॉपी करते हैं ना बॉलीवुड वालों को, आप 24 घंटा उनके ही साथ जरा रह लो जिनको कॉपी कर रहे हो और आप चाहोगे कि भाई आप हमको कॉपी करो। ठीक है। Exactly. तो ऐसा बहुत सही बात है, जब कैमरा खुला रहता है तो जिंदगी बहुत अलग होती है। ये बहुत, मुझे पॉडकास्ट क्यों पसंद है कि शायद ये जिंदगी कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे एक सी दिखती है, बस इसके अलावा कोई रीजन नहीं है ना। इसीलिए हमको कभी एक्टर बनने का शौक नहीं था कि नहीं भाई हम इतना नकली नहीं हो पाएंगे, ये ठीक है, यहाँ पे तो हम वही हैं जो कैमरे के पीछे भी है। अच्छा, एक रिसेंट आपका एक वीडियो आपने बनाया था जिसपे बहुत सारे लोग जो है, मैंने ऐसा सुना था कि ब्लू टिक वाले भी बहुत आपको अपशब्द निकाले थे आपके लिए। मुझे पर्सनली बहुत खराब लगा था क्योंकि मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें जेन्युइन लगा था, लेकिन आप बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और दर्शकों को जिन्होंने मिस कर दिया है वो। सो बेसिकली हुआ ये था कि मौमिता का रेप केस आया आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ था, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये कभी किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। ये वाला मुद्दा आया, ये 3 दिन तक केस जो है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ। उसके बाद में चौथे दिन बॉलीवुड के एक सेलिब्रिटी ने एक पोइट्री डाला कि काश मैं भी लड़का होती तो मैं भी कुंडी लगाकर ना सोती, ऐसा करके कोई पोइट्री डाला। उसके बाद कंटेंट क्रिएटर्स ने देखा कि यार इधर तो व्यूज कलेक्ट हो रहे हैं, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी का अच्छा था, आई वोंट टेक द नेम, बट उनका इंटेंशन अच्छा था। उनका इंटेंशन कंटेंट बनाना नहीं था, उनका इंटेंशन मैसेज देना था। लेकिन जो एक्चुअल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको लगा यार ये वायरल हो गया है, बिकॉज इन अ सिंगल डे 75 मिलियन व्यूज क्रॉस हुए। बाकी सारे जो छोटे छोटे पोएट्स, म्यूजिक वीडियोस बनाने वाले जो थे, जो मतलब वो रील्स बनाते हैं ना कि पीछे गाना लगा दिया, कुछ मेकअप कर रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि यार सबकी पोइट्री निकल गई है आज़ादी के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, रेप के ऊपर, सबकी वो मेकअप की वीडियोस आने लग गई हैं। पीछे चल रहा है कुछ भी, वो महाभारत का द्रौपदी का सीन का म्यूजिक चल रहा है, डायलॉग मोनोलॉग चल रहा है, तुम इधर मेकअप कर रहे हो,
और तुम कुछ भी अलग से कंटेंट बना रहे हो। एक तो लिटरली डांस वीडियो मेरे सामने आया था जिसमें लड़की को ये बता रहे हैं कि कैसे उसके साथ रेप होता है और कैसे लड़की तड़पती है। आई वाज लाइक यार ये ट्रेजेडी है। आपको मैसेज देना है ना, आपको जस्टिस के लिए लड़ना है तो आप सही तरीके से लड़ो। बट आपकी पोएट्री से, आपके मेकअप के वीडियो से, आपके डांस के वीडियो से क्या जस्टिस मिलेगा? या क्या क्रिमिनल जो मेंटालिटी है, साइकोलॉजी है, वो चेंज होगा? नहीं होगा। इट इज क्लियरली विजिबल कि आप लोग कंटेंट बना रहे हो। आपने मुद्दा देखा, ताजा है, गरम है, मैं कुछ बनाऊंगी, मुझे व्यूज मिल जाएंगे। तो मैंने बस वही लिखा था कि ट्रेजेडी इज नॉट अ ट्रेंड। देश में जो घटना हुई वो बहुत शर्मनाक थी। इट इज शेमफुल, बट उससे ज्यादा शर्मनाक है कि हमने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। बिल्कुल। तो अब जिन्होंने अपॉर्चुनिटी की तरह देखा था वो सब ट्रिगर हुए और उन्होंने लिटरली कमेंट में आके, स्टोरीज पे आके बहुत गंदा गंदा लिखना चालू करा कि भगत सिंह भी लड़ाई करते, मतलब भगत सिंह ने भी जेल में कविताएं लिखी थी और ये क्या था। अरे भगत सिंह एक्चुअल में ग्राउंड पे भी तो लड़े थे ना, वो सिर्फ कविताओं के भरोसे तो नहीं जिंदा रहे ना। फांसी चढ़ के दिखाओ। वो भी फांसी, तुम भी फांसी चढ़ के दिखाओ। तुम जाके, अगर तुम्हें इतना शौक है जस्टिस का, तुम जाके जो लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ है, जो रेप सर्वाइवर है, तुम जाके उनसे बात करो कि तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की जरूरत है तो हमें बताना। अगर तुमको इतना, तुम्हें अगर समाज का ठेकेदार बनना है तो रोज बनना है। सही बात है। मौका देख के नहीं बनना है। अगर तुम मौका देख के बनोगे तो मैं तो बोलूंगी तुम मौका परस्त हो। और अगर तुमको मिर्च लगी है इस बात पे कि हमने कुछ बोल दिया है, तुम बोल दो यार लवली, आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई रियली वांट द जस्टिस। और मैं रोज इस चीज के ऊपर फॉलो अप करूंगी, मैं रोज इस चीज को देखूंगी। बट यू आर नॉट डूइंग इट। अगले दिन से तुम्हारे ब्रांड कोलैब्स और तुम्हारे जो वो प्यार की पोएट्रीज थी और ये सब थी, प्यार के वीडियोस थे, जो गाना ट्रेंड में आया उसके ऊपर तुम्हारा आ गया ना। तो तुमने तो अपनी वो वाली बात होती ना, कन्वीनियंटली आप हिपोक्रेट्स हो। बिल्कुल। आपने मौका देख के चुना। अच्छा मुझे इस पे, हर दिन भारत में 16 रेप होते हैं विच इज ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। आप रोज क्यों नहीं पोएट्री बना रहे हो? सही बात रोज क्यों नहीं हर एक रेप के मामले में जस्टिस के लिए बोल रहे हो? आज एक मतलब 16 साल की लड़की के साथ, वो गरबा से वापस आ रही थी, नवरात्रि चल रही है, आज ही एक मामला आया है। 16 साल की लड़की है, 11th क्लास में पढ़ती है, वो उस मेले से वापस आ रही थी। 3 दूसरे धर्म के लोगों ने, लड़कों ने उनको पकड़ा है। 20-26 साल की लड़कों की उम्र थी। गैंग रेप करा है उसका 16 साल की लड़की के साथ। नवरात्रि में भी हमारी जो लड़कियां हैं वो सेफ नहीं है। बट ये पहली बार नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के। बट मैंने एक भी, जो मेरे को उस दिन आके समझा रहे थे कि मैं गलत हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने एक भी बंदे के स्टोरी पे वो नहीं देखा। तुम उसको लेके वोकल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी वो ट्रेंड नहीं बना है। ट्रेंड नहीं बना है। तुम उस रेप के बारे में बोलोगे जिस दिन वो ट्रेंड बन जाएगा। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, ऑल आइज ऑन हिंदू करने से, कसम से बता रहा हूँ, मैं इसी का जिक्र करने वाला था। जस्टिस नहीं मिलता। अरे मेरे दोस्त, उसको कुछ नहीं पता दुनिया का। ऑल आइज ऑन रफा पहले चला था। मैं, तू तो ब्राह्मण है, तू क्या रफा कर रहा है गाजा में? और बात वो नहीं है, वो तो बात चलो ठीक है, अगर तुम्हें अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ चलो गाजा में बच्चे भी मर रहे हैं, एक इमोशन जगता है, तो तुम तब भी शेयर करो ना जब वो ट्रेंड नहीं बना है। एग्जैक्टली। लेकिन नहीं देखते। अच्छा अब तो वो आ गया ना, जब आप एड योर्स करो तो 5.3 मिलियन ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं। ये ट्रेंड का गेम चल रहा है पूरा सोशल मीडिया का। आप ऐसा लगेगा यार आपके फॉलोअर्स बोलेंगे इनका तो कोई सही नहीं है। एक्चुअल में क्या चल रहा है ना, नहीं फर्क पड़ता यार। एक लड़की ने कमेंट करा कि यार हर रोज या हर साल 30,000 के करीब जो है लड़कियों के साथ रेप केस के मामले दर्ज होते हैं, और अगर ये सेम जो आंकड़ा है वो लड़कों पे आता तो ये दुनिया एक बेहतर प्लेस होती। और एक बहुत अच्छे इंसान ने उसका रिप्लाई भी किया। मैं अक्सर लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो लड़के ने रिप्लाई करा वो ये कि मैडम हर साल इस इंडिया में, इस प्लैनेट पे जो मर्डर्स होते हैं, 90% ऑफ मर्डर्स मेन के होते हैं। कत्ल आदमियों के होते हैं। तो क्राइम तो उधर भी हो रहा है। सही बात है। ऐसा तो है नहीं कि एक क्राइम इधर अगर औरत के ऊपर गया तो उसका इंटेंसिटी बहुत बड़ा है, मर्डर होना भी उतना ही इंटेंस है। बिल्कुल। तो जेंडर स्वैप करने से कुछ नहीं होगा। हमें इंसानियत को आगे बढ़ाना है।
ये बिल्कुल लड़ाई मेन वर्सेस वुमेन की थी ही नहीं। सही बात है। रेप हुआ है तो हमें ह्यूमैनिटी और जो हमारा विक्टिम है उसके लिए लड़ना है, ठीक है। हमें ये नहीं बोलना है कि सारे आदमियों ने रेप करा है, सारी औरतें बेचारी होती हैं। सही बात है। जब मर्डर हो रहा है एक आदमी के ऊपर तब आके क्यों नहीं बोला? जब एक आदमी के ऊपर फेक एलिगेशंस लगते हैं तब आके क्यों नहीं बोलते हो? एक आदमी का फेक जो डाउरी केस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, एलिमनी के चक्कर में जो डिवोर्स फाइल होता है, उसमें जब उसका पूरा परिवार चला जाता है, वो आदमी सुसाइड कर लेता है, तब तुम आके क्यों नहीं बोलते हो? बात इंसानियत की होती है, जेंडर की बात थी ही नहीं, लेकिन लड़ाई हमने इसको जेंडर का बना दिया। बिल्कुल। और जेंडर की बात जो लोग कहते हैं ऑल मेन आर डॉग्स, ऑल वुमेन आर, यार तुम लोग पैदा ही माँ बाप से ही हुए हो ना कि Exactly. तुम लोग कोई बटरफ्लाई इफेक्ट कुछ हुआ था, माँ बाप ही है ना, उसमें एक मेल एक फीमेल ही था ना। तुम या तो माँ को बोल रहे हो तो बाप को बोल रहे हो, दोनों ही तुम्हारे ही जेंडर है, वो दोनों मिलके आप बने हो। यू आर नथिंग जस्ट अ क्रोमोसोम फॉर्म्ड। एग्जैक्टली। और पता नहीं लोग किस लेवल के परसेप्शंस बना रहे थे। बट सोशल मीडिया, अच्छा अभी बात चल रही थी सोशल मीडिया, बट मुझे लगता है आप धीरे धीरे और उस तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पे किसी पहले जैसे होता था ना कि भाई कहीं सुन ली हमने, कहीं किसी की मौत भी हो गई, अब तो एक स्टोरी और आरआईपी बात खत्म है ना। पहले होता था कि नहीं यार हम जाते थे, एटलीस्ट अंतिम दर्शन करते थे, वो होता था। अब जा भी सकते हैं तो इंसान जो है बहुत सहूलियत हो गई है कि नहीं हमने अपनी तरफ से तो ट्रिब्यूट दे दिया है, उनको पता है कि हमको दुख हुआ है, स्टोरी में देख लिया, स्टोरी में देख लिया। अब तो इनविटेशन कार्ड भी जो है वो ऑनलाइन आने लगे हैं, ऐसा व्हाट्सएप पे। हम लोग, मुझे याद है बचपन में हम कैसे, जब टीचर्स डे का कार्ड होता था तो हम खरीदते थे, कभी आर्चीज से, कभी कहीं के, नहीं मैडम टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। अभी तो मुझे लगता है सोशल मीडिया रेवोल्यूशन जो लेके आया है उसकी वजह से बहुत अलग लेवल की मेंटालिटी हो गई लोगों की व्यूज के लिए। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पे हम भी हैं, ये चैनल भी यूट्यूब पे आ रहा है, एक तरीके का सोशल मीडिया ही है। बट वही है कि तलवार से, चाकू से कुछ लोग मर्डर करते हैं, कुछ लोग सिर्फ आलू काटते हैं खाना खाने के लिए, सबके अपने अपने उपयोग हैं। तो व्यूज के लिए आपको क्या लगता है लोग कितने घटिया हो सकते हैं, किस लेवल पे जा रहे हैं? कोई ऐसा किस्सा है आपके पास कि यार शिट ये तो नहीं होना चाहिए था, अपार्ट फ्रॉम दिस कोलकाता कांड? यार अभी आप देख लेना कि रतन टाटा जी की मौत हुई, उनकी मौत ऐसा लगा कि एक जैसे होता है ना कि परिवार में जब एक बुजुर्ग जाता है जी, तो ऐसा लगता है कि आपके सर से साया गया है, साया हट गया है। उनकी मौत वैसी थी, बहुत पर्सनल थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा इंसानियत को पैसे से ज्यादा मायने दिए और उन्होंने बताया कि इस दुनिया में सब कुछ यहीं रह जाएगा, इंसान की ज़बान की कीमत होती है, इंसान की कीमत होती है। उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि व्यवहार और व्यापार उनसे करो जिनकी जान से ज्यादा ज़बान की कीमत हो। वाह, और वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जब तक वो जिंदा थे तब तक कोई उनके बारे में ना पढ़ रहा था, ना सर्च कर रहा था, ना लिख रहा था। आज जैसे ही उनकी मौत हुई है, मौत की खबर आते ही हर पेज पे ऑब्वियसली न्यूज़ स्प्रेड हुआ, सबको बताने के लिए बहुत अच्छा, वो एक कॉज के लिए कंटेंट बना। लेकिन उनके फॉलोअर्स 10 मिलियन थे, कट्टू 11 मिलियन हो गए हैं। तुरंत ही बढ़ने लगते हैं, तुरंत लाशों को फॉलो करने का जो ट्रेंड है ना, ये बहुत गंदा है। आप यकीन माने, आप सुशांत सिंह राजपूत के, अभी भी मैं तो अपने दर्शकों को चैलेंज कर रहा हूँ इस वक्त, इसी वक्त जाओ इंस्टाग्राम पे और सुशांत सिंह राजपूत की आप प्रोफाइल खोलो और कमेंट सेक्शन देखो। 3 सेकंड पुराना कोई कमेंट, 4 मिनट पुराना कोई कमेंट, 14 मिनट पुराना कोई कमेंट। यही प्यार उसको अगर जीते जी मिलता, क्या उसको हिम्मत नहीं मिलती? ये जो SSR सपोर्टर्स हैं, करेक्ट है तुम एक जस्टिस के लिए लड़ो, लेकिन यार जब तक इंसान जिंदा है उसकी कोई कीमत नहीं है। यार आप हमारी असल जिंदगी में देखें ना, हम अपने माँ बाप को दवा दे के, रोटी दे के उनसे ये नहीं पूछते कि आप कैसे हैं पूरे दिन में। आप उनके साथ 2 मिनट बैठ के बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन तुरंत उनके मरने के बाद आप हलवाई बैठा के उनके नाम का लड्डू हलवा बंटवा रहे हैं कि उनको बहुत पसंद था। जीते जी तुमने उनसे रोटी नहीं पूछी, उनसे उनका हाल नहीं पूछा, उनके साथ 2 मिनट बैठ के बात नहीं किया, और आज तुम मरने के बाद में लोगों को दावतें खिला रहे हो। क्या कॉन्सेप्ट है ये? क्या कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल सही बात। मरने का दुख मनाया जाता है, मरने के दुख का जश्न नहीं मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। दुख का भी जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि देखो कि मैं दुखी हूँ,
कि मेरे आंसू, ये आंसू बेचने वाली बात है कि हमने नीलामी कर दी। हमारे ना फैमिली में एक है, मैं बहुत क्लियरली तो नहीं बताऊंगी, बहुत रईस, बहुत रिच हैं। उनके यहाँ पे रिवाज है कि बच्चा जैसे 21 साल का होगा, लड़का या लड़की, शादी है, 21 से उसको 22 पार नहीं होने देंगे। और जैसे ही इंसान की मौत होगी, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, मौत होने के बाद में जितना खर्चा शादी में आता है, अगर वो रईस है तो वो ऑब्वियसली करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। सेम करोड़ों रुपए का मेन्यू लगा के बैंकेट हॉल बुक करके वो उसका जश्न मनाते हैं 13 दिन। अब वो ये दिखा रहे हैं कि हम देखो कितना प्यार करते थे अपने माँ बाप से, या फिर जो भी हमारे परिवार में जिनकी मौत हुई है, कि हम देखो मरने के बाद भी इतना खर्चा कर रहे हैं उनके नाम पे, कि दुनिया को दावत खिला रहे हैं। लेकिन इंसान जब जिंदा था, क्या तुमने कभी उसकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की? हम नहीं देखते। इंसान चला जाता है और उसकी याद रह जाती है, और हम बस ये सोचते हैं कि वो कहते हैं ना, काश में जिंदगी रह जाती है। सही बात है, काश बच जाता है कि काश वो होता तो शायद हम ऐसा कर लेते, ये कह देते, वो कह देते, वैसा कर लेते, वो बोल देते। काश कभी नहीं पूरा होता। इस दुनिया का सबसे खोखला शब्द है काश। नहीं, बिल्कुल, लोग दिखावे में इस कदर डूब चुके हैं, लोगों को दिखना ही बंद हो चुका है, और व्यूज के लिए सोशल मीडिया पे। अब आप सोचिए, मैंने बहुत सारे कॉमेडी शोज लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने कभी गाली का उपयोग नहीं किया। गाली एक तड़का हो सकता है। अभी जावेद अख्तर साहब की ही कल मैं रील देख रहा था, बड़ी कमाल की थी। तो उनसे किसी ने पूछा कि गाली क्या देना सही है कॉमेडी के लिए? तो उन्होंने कहा कि भाई, जिसको शब्दों की कमी हो वो उसका यूज कर ले, वो तो तड़के के लिए होता है। लेकिन अगर आपका खाना ऑलरेडी स्वादिष्ट है तो आपको अलग से तड़का डालने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। तो मुझे आपसे भी यही सेम सवाल पूछना है कि ये जिस तरीके की गंदगी सिर्फ व्यूज के लिए यूट्यूब पे कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कमेंट डाल दे, मैं कॉमेडियंस का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं उनको कॉमेडियंस कंसिडर नहीं करता हूँ। नहीं करते, हम भी नहीं करते। देखिए, हंसी एक अलग मुद्दा होता है। हमने भी कॉमेडी सर्कस लिखा, बड़े साल चला, बहुत सारे शोज हमने ऐसे किए जिससे लोग हंसे हैं, लेकिन गाली दे के ही हंसाना है ना, वो तो एक, अब भाई केले का छिलका रख दो, कोई फिसलेगा, हंसी तो आ ही जाएगी, लेकिन हम उसकी कमर टूटने का रिस्क तो नहीं लेंगे ना। कुछ तो एथिक्स होता ही है। तो हम उन कॉमेडियंस का नाम नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन आपको कैसा लगता है कि जो इस तरीके की अभद्र भाषा जो है सोशल मीडिया पे व्यूज के लिए और इसके लिए की जाती है? देखिए, वो जो कर रहे हैं ना, हाँ, वो सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं, कंटेंट के लिए कर रहे हैं। उनका अपनी जिंदगी में ना मोराल नहीं है कुछ भी। उनको लोगों को सर्व नहीं करना है, उनको अपना पेट भरना है। ये उनके साइकोलॉजी में समझ चुकी हूँ। लेकिन उनके वो गंदगी फैलाने से हमारी जनरेशन पे जो बच्चे उनको देख रहे हैं, उन पे क्या असर पड़ता है, मुझे उसकी फिक्र सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि अगर फिल्टर तो है नहीं ना, कंटेंट तो कोई भी देख सकता है, बिल्कुल अवेलेबल टू ऑल है। तो अगर वो जो कंटेंट है, मान लीजिए कोई 11 साल का बच्चा या 12 साल की लड़की या टीनेज उम्र में जो बहुत नए नए बच्चे अभी उनके हाथ में फोन आया, वो ये देखते हैं तो उनको लगता है ये तो बड़ा कूल है, बिकॉज ये आपको व्यूज और पैसा और फेम सब कुछ दे रहा है, तीनों चीजें दे रहे हैं। तो हम पढ़ाई क्यों करें, हम अपने माँ बाप की इज्जत क्यों करें, हम बड़ों की इज्जत क्यों करें? बिकॉज गाली देना है स्कूल, व्यूज के लिए नंगा होना है स्कूल, ठीक है, अपने कपड़े उतारना स्कूल, बेटिंग, गेमिंग, ट्रेडिंग प्रमोट करना है स्कूल, और ये सब करना। बिकॉज आप क्या दिखा रहे हो, जुआ सट्टा खेलो, गेट रेडी विद मी के नाम पे कपड़े उतार दो, डांस वीडियोस के नाम पे आप सब कुछ ही दिखा दो, ठीक है, आप कॉमेडी के नाम पे गालियां पेश कर दो। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, बट हम कहीं ना खराब कर रहे हैं, बहुत खराब कर रहे हैं। क्योंकि आप क्या देखेंगे कि यार, अच्छा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ, मेरे कुछ सपने हैं, उससे मुझे महीने की कितनी तनख्वाह मिलेगी? 30,000 35,000 रुपए महीना। वहीं मैं अगर 2 सेकंड या 30 सेकंड के लिए सिर्फ मुझे कपड़े उतारने हैं और उनको पहनने का नाटक करना है, मेरे पास लाइफस्टाइल ब्रांड्स भी आएंगे, मेरे पास और ब्रांड्स भी आएंगे, एंड मैं तो करोड़ों की मालकिन, महीने में लाखों छापूंगी। तो ये ज्यादा आसान है या फिर पढ़ना ज्यादा आसान है? तो आपने लोगों को सिखाया क्या? सही बात है। वो कह तो देते कि आई एम नॉट हेयर टू इंस्पायर एनीवन, बट इनडायरेक्टली
यू आर मोटिवेटिंग पीपल। सबकॉन्शियस माइंड में घुस रहा है। सबकॉन्शियस माइंड में ये जाता है कि बिल्कुल। ये करके पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ आ रही है और आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है, तो फिर तो यही करा जाएगा। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाएंगे सुनीता विलियम्स पे, पीटी उषा पे, या फिर ऐसी लड़कियों पे जैसे दीपिका कुमारी है, इस देश के लिए बहुत मेडल्स लेके आई इंडियन आर्चरी टीम के अंदर। अतानु दास हैं, हमारे जो बॉक्सर्स हैं, जो कि मतलब इकलौते ऐसे इंडियन प्लेयर हैं जो कॉमनवेल्थ में 3 टाइम गोल्ड लेके आए हैं। ऐसे प्लेयर्स के बारे में, उन लोगों की जर्नी के बारे में जो इस देश के लिए कुछ कर रहे हैं, जो बॉर्डर पर शहादत हासिल कर रहे हैं, वो लड़कियां जो आर्मी में जाके ज्वाइन हो रही हैं, जो एयरफोर्स में जा रही हैं, हम उन लड़कियों के बारे में कंटेंट क्यों नहीं बना रहे हो ताकि लोग एक्चुअल लाइफ में मोटिवेट हों। एक्चुअली सही मायने में लड़कियां बोलती है ना कि यार इट्स माय लाइफ माय चॉइस, वी हैव ऑल द राइट्स फॉर फ्रीडम। ऑफ कोर्स यू हैव, बट वो फ्रीडम को आप इसमें क्यों नहीं यूज कर रही हो? आपको वही क्यों करना है जो कि एथिकली माँ बाप को शर्मिंदगी से भर देगा? आप वो भी तो कर, आप एयरफोर्स भी तो ज्वाइन कर सकती हो। एग्जैक्टली। आप कुछ भी, आप डॉक्टर बन सकती हो। हाँ। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं। हमें चाहिए बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, फीमेल जो हार्ट सर्जन हैं, है ना। 99% गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो फीमेल्स होती हैं। वो सब नाम रोशन कर रही हैं, तो जरूरी थोड़ी कि उसी एंगल में जाया जाए जहाँ पे मनाई है। हमने ना पता है वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चूज किया। हाँ। बहुत कन्वीनियंटली और बहुत सेलेक्टिवली चूजन हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया। वेस्टर्न कल्चर को अपनाया हमने कपड़े छोटे करने को लेके, ठीक है। हमने रिलेशनशिप के नए नए नाम लेके, हुकअप और आपका बेंचिंग और आपका ओपन रिलेशनशिप, कि वी आर ओके टू हैव मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल अफेयर्स। वेस्टर्न ओपन रिलेशनशिप होता क्या, मुझे ना आज तक समझ ही नहीं आई। ओपन रिलेशनशिप क्या होता है? वो भी मैं बताऊंगी। इट इज कि मियां बीवी दोनों शादीशुदा हैं या फिर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, बट ये रिश्ता ओपन है कि आप भी कहीं और जा सकते हो, मैं भी कहीं और जा सकती हूँ। अच्छा, मुझे आज तक पता क्या लगता था कि हम रिलेशनशिप में चलो ओपन कर देते हैं, मतलब बता देते हैं सबको। फेसबुक पे जब हम नया फेसबुक आया था तो आधे ज्यादा लोगों को ओपन रिलेशनशिप रहता। मैंने कहा हाँ भाई ओपन है सबका, मतलब कि मुझे लगता था कि कुछ लोग प्राइवेटली डेट करते हैं, कुछ लोग बता देते हैं इनका ओपन रिलेशनशिप है। ओपन रिलेशनशिप है इसकी, तुम कहीं जाओ किसी के साथ मुंह मारो, मैं किसी के साथ मुंह मारो, तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। कुत्ती बात थी ये। हाँ। हम ये घटिया चीजें हैं। वेस्टर्न कल्चर आपने वहां क्यों नहीं अपनाया जहाँ पे ये बोलते हैं माँ बाप कि आप 18 साल के हुए निकलो घर से बाहर कमाओ, अब हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे, तुम अपनी शादी करनी है, जो भी करनी है अपने दम पे करो। वहां क्यों नहीं अपनाया कि भाई अब हम 18 साल के हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें खुद घर से बाहर निकल के कमाना है। हमें माँ बाप के लिए नहीं कमाना है, हमें अपनी जिंदगी के लिए पढ़ाना है। इक्वल रिश्ते बनाए जाते हैं वेस्टर्न कल्चर में भी। अगर आप रिलेशंस की बात देखें ना, वो ये कहते हैं तुम अपनी जिंदगी जियो, हम अपनी जिंदगी जिएंगे, लेकिन हम हर संडे तुम्हारे घर आएंगे, हम क्रिसमस भी साथ बनाएंगे, छुट्टियां पड़ेंगी तो हम साथ में बिताएंगे। वो वहां पे एथिकल वैल्यूज अपने रिलेशनशिप में डाल रहे हैं। आप अगर अब्रॉड जाएंगे, आदि ने एक बात बताई थी कि वो थाईलैंड गए थे बॉयज ट्रिप पे, तो वहां पे हम जो इंडियन लोग हैं ना, हमारे जो बड़े एकदम शान से घूम रहे हैं, शॉर्ट ड्रेसेस पहन के, ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी पहनो। वहां पे एक कपल है, बाहर का फॉरेन कपल है, उनके बच्चा है, उसमें ट्रॉली में बच्चा है, छोटा बच्चा, और उन्होंने बच्चे के मुंह पे कपड़ा रखा हुआ है ताकि वो बच्चा ये सब चीजें ना देखे, अपनी उम्र पे आके देखे। वो घूम रहे बच्चे को लेके, बिकॉज बच्चे को घर नहीं छोड़ सकते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, मैं हाल फिलहाल में लखनऊ गई थी एक शूट के लिए, मैंने वहां देखा कि एक मतलब ये बहुत पर्टिकुलर सिटी के लिए नहीं है, बट मैं वहां का इंसिडेंट बता रही हूँ कि एक कैफे सॉर्ट ऑफ है, वहां पे माँ जो है वो हुक्का पी रही है, बाप हुक्का पी रहा है, बच्ची है ऑलमोस्ट 6 से 7 साल की, वो वहां पे साइड में खेल रही है। वहीं पे ड्रिंक भी चल रहा है, वहीं पे 2 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बैठे हुए हैं। इट इज नॉट यू ना कि तुम और वाइफ के साथ गए तो फैमिली ट्रिप हो गया है, सही बात। बट 6 से 7 साल की बच्ची क्या देखेगी कि इट इज ओके ऐसे घूमना, हुक्का पीना, सिगरेट पीना, स्मोक करना। ऑब्वियसली चॉइस होती है, बट आप उसको किस उम्र में एक्सपोजर दे रहे हो वो मायने रखता है। मायने रखता है। आप उसको क्या सिखा रहे हो, आप उसके अंदर क्या इम्प्लांट कर रहे हो, वो मायने रखता है। हम क्यों बोलते हैं लड़कियों को कि भाई तुम ड्रिंक मत करो, स्मोक मत करो, बिकॉज यू हैव टू कंसीव अ बेबी। अगर तुम करना चाहो तो
तो इट विल इफेक्ट योर हेल्थ ओनली। आदमियों को भी बोल रहे हैं कि भाई इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा नहीं कि आदमियों को नहीं बोल रहे हैं हम लोग, उनको भी बोल रहे हैं। तो हमने ना फ्रीडम आदमियों को दिया है ना औरतों को दिया है। लेकिन जैसे ही फ्रीडम का नाम आता है, वेस्टर्न कल्चर का नाम आता है, वी चूज स्मोक, अब्यूज, एल्कोहल एंड क्लोथ्स। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें कि ये भी बहुत सोशल मीडिया पे भी वायरल है जी। कि एक समय पे औरतें जो होती थी, दलित औरतें जो होती थी, त्रावणकोर की बात है, जो अभी प्रेजेंट स्टेट इज केरला, ठीक है। वहां पे क्या होता था कि औरतों को पहचानने के लिए कि ये इस कम्युनिटी से है, तो दलित औरतों को बोला जाता था कि तुम अपना जो ऊपर का एरिया है, चेस्ट जो है, तुम कवर नहीं कर सकती हो, ठीक है। अब वो चेस्ट कवर नहीं कर सकती हैं, अगर वो करना चाहती हैं तो उनको टैक्स भरना पड़ेगा। छोटी बच्चियों से कम टैक्स लिया जाता था, बड़ी औरतों से ज्यादा टैक्स लिया जाता था। मतलब कि अगर आप खुद को ढकना चाहते हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो अब एक औरत जो थी, दलित औरत जो थी, वो ये कहती है कि यार ये बहुत गलत है हमारे लिए, हमारी इज्जत की बात है, मैं इसका जो है वो बहिष्कार करती हूँ। और उसने लिटरली अपनी जो चेस्ट थी उसको काट के राजा के सामने रखा और बोला अब ले लो। एंड वो लड़की जो थी वहां पे वो मर गई, वो औरत वहां पे मर गई। राजा को बहुत बुरा लगा, वो टैक्स तो हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद की जो स्टोरी है वो ये कि लड़की की जब चिता जल रही थी, उसका पति इतना ज्यादा उससे प्यार करता था कि वो उसकी जिंदा चिता में लेट गया। अच्छा। तब प्यार की भी हद देखो। एक है कि एक औरत ने सिर्फ, जैसे कहते हैं ना, दूसरी औरत की इज्जत के लिए, समाज की भलाई के लिए अपनी जान दे दी, और दूसरी तरफ आदमी ने अपने प्यार के लिए उस औरत का साथ दिया और अपनी जान दे दी। तो आपको अगर एग्जाम्पल लेना है तो आप उनसे लो ना, आप उनसे इंस्पायर हो। बिल्कुल, इससे सच्ची मोहब्बत और क्या होगी, उनसे आप सीखो मोहब्बत कैसे होती है। हालांकि ये आजकल की जनरेशन की बात नहीं है, ये हर समय से ऐसा चलता आ रहा है कि प्यार अंधा भी होता है, कभी कभी बेवकूफ भी होता है। आपके पास तो इतने सारे किस्से हैं, कोई किस्सा है जिसमें ऐसा लगता हो कि यार ये तो बिल्कुल ही, ये प्यार तो नहीं हो सकता है? बिल्कुल। अगर मैं नया किस्सा बताऊंगी ना शोभित, तो लोग समझेंगे कि मैं बहुत ज्यादा इमेजिनरी और फिक्शन स्टोरीज बताती हूँ, क्योंकि मैं राइटर हूँ। एक बहुत मशहूर कपल है, मिर्जा साहिबा। अच्छा। आपने नाम भी बहुत सुने होंगे, गाने भी बहुत बने हैं कि साहिबा के ऊपर, हीर के ऊपर, बहुत। अच्छा, वही साहिबा है? वही साहिबा है। ओ साहिबा, वही साहिबा। वही साहिबा है। तो मिर्जा और साहिबा, अच्छा, दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओके। अब क्योंकि घर वाले मानेंगे नहीं, तो मिर्जा साहिबा ये सोचते हैं कि हम दोनों भाग के शादी करेंगे। उधर से जो मिर्जा है, जो आदमी है, लड़का जो है, वो उसके घर पे उसकी बहन की शादी होती है, और उसकी बहन लिटरली हाथ जोड़ रही होती है कि तुम मत जाओ, उसके घर वाले जो हैं वो तुम्हें मार देंगे, तुम्हें कुछ कर देंगे, मेरा निकाह है आज, तुम मत जाओ। मिर्जा कहता है नहीं बहन, तुम यहाँ पे रुको, अपने भाइयों को बोलता तुम यहाँ पे रुको, मैं जाके उसको लेके आऊंगा। वो जाता है, साहिबा को अपने साथ लेके आता है, और वो एक जंगल में आराम कर रहे होते हैं, तो दोनों की आंख लग जाती है। तो जब दोनों की आंख लगती है तो साहिबा की आंख एकदम से खुलती है, और वो देखती है कि उसके जितने भाई हैं, लड़की के जो भाई हैं, वो वहां से घोड़े पे सवार होके अपने साथ हथियार और तलवार वो सब लेके आ रहे हैं। अब उसको, उसके अंदर वो बहन वाला प्रेम जागता है कि मैं चाहती हूँ कि ये दोनों बातों से हल कर ले, लड़ाई ना हो इन दोनों के बीच में। तो साहिबा जो है सबसे पहले, क्योंकि मिर्जा सो रहा है, मिर्जा के तीर तोड़ देती है, क्योंकि अगर तीर होंगे तो वो लड़ाई करेगा, बात की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। तो वो तीर तोड़ती है और वो जाके खड़ी हो जाती है। इतने में मिर्जा की आंख खुलती है। मिर्जा देखता है, क्योंकि घोड़ों की आवाज आ रही थी, तो मिर्जा की आंख खुली, उसने देखा कि बहुत सारे जो आदमी हैं वो हथियार लेके उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आदमी का कॉन्शियस कहता है कि सबसे पहले अपना हथियार उठाए। उसने जैसे ही अपने तीरों की तरफ देखा तो उसने देखा कि ये तो सारे टूटे पड़े हैं, अब तीर तोड़ने वाला कौन है? उसने साहिबा की तरफ देखा। अब वो सोचो कितना बेबस होगा कि उसको पता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि एक औरत की बेवकूफी ये कह गई कि मैं बात करके संभाल सकती थी इस सिचुएशन को। वो आदमी आए जो लड़की के भाई थे, उन्होंने मतलब सबने घेर के मिर्जा को बहुत बुरी तरह से मारा, बहुत बुरी तरह से। साहिबा का एकदम से वो प्यार जागता है, वो देखती है कि वो मर रहा है, उसके पास जाती है, साहिबा भी वहीं दम तोड़ देती है, वो भी वहीं मर जाती है। लेकिन आप ये देखें कि
इस प्यार को मैं सच्चा प्यार नहीं मानूंगी, हम्म। क्योंकि आपका दिमाग कहाँ था? दिमाग कच्चा था। दिमाग कहाँ था? अगर आपको लगता था कि बात करने से सब कुछ ठीक हो जाता तो आप भागी क्यों थी? आप भागने से पहले ही घर समझा पे बात लेती। करते हैं, उस मिर्जा की जान तो नहीं जाती ना। समझाने से कोई मान जाता ना तो महाभारत नहीं होता। बिल्कुल, स्वयं भगवान गए थे दुर्योधन को समझाने के लिए। तो वो तो बात। आपको पता होता है कि आपका परिवार कितना जा सकता है, कितना कर सकता है। मुझे पता है कि मेरा भाई किसी को मार सकता है, नहीं मार सकता है। सही बात है। मेरे बाप का जमीर जब जागेगा वो क्या ऑनर किलिंग तक कर देगा? नहीं, मेरे को पता है ना मेरा परिवार कैसा है। तो तुम्हें नहीं दिख रहा था कि तुम्हारे जब इतने सारे भाई हथियार लेके आ रहे हैं, वो अकेला अगर नहीं बात माने तो वो निहत्था कैसे लड़ेगा? सही बात है। तो यहाँ औरत की बेवकूफी देखी जाती है कि आप अपना दिमाग लड़ाओ, आप अपना प्यार जगाओ, लेकिन आप समझदारी का तो उपयोग करो ना। आप ये देखो कि जिस लड़के के घर में उसकी बहन की शादी है, वो लड़का अपनी बहन की शादी छोड़ के तुम्हारे पास आया है, और तुम अपने भाई प्रेम में आके तुमने उस लड़के की जान गंवा दी। तीर तोड़ दिए। तीर तोड़ दिए। तुम अगर छुपाती भी तो समझ में आता कि चलो ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं ला के दे दूंगी। बिल्कुल। उसको कहते हैं समझदारी कि तुमने इधर भी निभाया उधर भी निभाया। लेकिन अब तो तुम कहीं की नहीं रही ना। जब तुम घर से भागी थी तो तुम अपने भाइयों की नहीं रही थी, और जब तुमने उसके तीर तोड़े तो तुम उसकी भी नहीं रही। वो आदमी कितना बेबस फील कर रहा होगा, मिर्जा कितना अंदर से टूटा होगा कि ये क्या कर दिया यार तूने। यही प्यार में मरने वाले जो लोग होते हैं, प्यार में जीना नहीं आता है, प्यार में मरने वाले लोग थे, और बेवकूफी से मरा वो बेचारा। इससे अच्छा तो मतलब मुझे उसकी कहानी सोच के और याद करके मुझे बुरा लगता है यार। हाँ, कि वो गलत लड़की के पीछे मरा, बेवकूफ के पीछे मरा था। और हम एग्जाम्पल तो दे देते हैं, श्री फराह, हीर रांझा, ये वो, मजनू का टीला। आप एक्चुअल स्टोरी तो सुनो क्या है। ताजमहल को प्रेम का वो मकबरा तो घोषित कर दिया, लेकिन वो प्रेम कैसे हुआ, कितनी बार हुआ, 14 बार होने के बाद हुआ, उसके बाद 15वां बार भी हुआ, उसको प्यार थोड़े कहेंगे। बिल्कुल। आपने तो एक महल बना दिया कि हाँ चलो ठीक है ये तुम्हारे नाम पे है, इसको मैं प्यार नहीं मानूंगी। कौन से नंबर की वाइफ थी मुमताज? 14वें नंबर की। हाँ, 14th थी, और उसके बाद उसकी छोटी बहन से 15th शादी भी की थी उसने। हाँ, और उन्होंने तो शायद अपनी बेटी से भी शादी की बेटी से। और मैं ये कहती हूँ कि यार अगर आपको प्यार के असल एग्जाम्पल्स उठाने हैं ना, आप राधा कृष्ण के उठाओ, आप शिव पार्वती के उठाओ, आप सती शिव के उठाओ। वो सती जो थी, सती माँ शिव जी की इज्जत के लिए, सिर्फ इज्जत थी ना कि महाराज दक्ष ने उनकी बेइज्जती की है, उस इज्जत के लिए वो खुद अग्नि में अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया। बिल्कुल। आप एक आदमी का, शिव भगवान का आप तड़प देखें। हाँ। कि वो कितने तड़पे थे उस टाइम। आप, वो होता है प्यार। बिल्कुल। कि एक इंसान की इज्जत के लिए, प्यार के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना। प्यार ये नहीं कहता कि मैं इसको भी पकड़े रखूंगा और उसको भी पकड़े रखूंगा। बिल्कुल। सहूलियत का प्यार नहीं होता है। प्यार अपने आप को सौंपना बोलता है। जहाँ एक हो जाए। जैसे राधा कृष्ण के बारे में मैंने एक बार बहुत पहले एक लाइन लिखी थी, कैरेक्टर्स थे वो राधा कृष्ण, और मैंने लाइन लिखी थी कि हम इतना एक हो गए कि कोई तुम्हें याद करेगा तो मुझे हिचकी आएगी। बिल्कुल। तो प्रेम तो वो है कि जहाँ पे इतना एक हो गए। जैसे कहते हैं ना कि जब शादी होती है किसी की तो धीरे धीरे शक्ल मिलने लगती है एक दूसरे से। मिलने लगती है। तो ऐसा होता है। हाँ। एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक और एक दूसरे के ट्रेट्स ना हम ग्रास्प करने लगते हैं, अपनाते हैं हम एक दूसरे को। हाँ, और यही रिश्ता होता है। यही रिश्ता होता है कि हम थोड़े से इतने एक जैसे हो गए कि हमारी आदतें नहीं, हमारी शक्लें भी एक जैसी हो गई। आप ये देखिए कि राम नाम जब हम लेते हैं, हाँ, तो प्रेमानंद महाराज जी के पास एक इंसान गया था और उसने पूछा था कि मैं राम जी का नाम लेता हूँ, हर बात पे राम राम करता हूँ, तो जो मेरे श्री जी हैं और जो मेरे माधव है, क्या ये बुरा तो नहीं मान जाएंगे कि मैं उनका नहीं नाम ले पाता हूँ या बाकी देवी देवताओं का नाम नहीं ले पाता हूँ? हाँ। तब उन्होंने बोला कि आप ले तो रही हैं। हाँ। राम में रा से राधा है, माँ से माधव है। वाह। तो राधा कृष्ण भी हो गए, राम सीता भी आ गए, सब कुछ से सब एक ही तो अंश है। बिल्कुल बिल्कुल। इस सृष्टि को बनाने वाले, सजाने वाले, हमें इस धरती पे लाने वाले कौन है? कृष्ण तो है।
मैं ये कहती हूँ कि यार आपने सबको इंस्पिरेशन मान लिया, आप कभी श्रील प्रभुपाद जी की कहानी सुनिए। बिल्कुल 70 साल की उम्र में आदमी ये बोलता है कि मैं एक मूवमेंट लेके आऊंगा जिसका नाम है कृष्णा मूवमेंट, कि कृष्णा सिर्फ यहाँ तक नहीं सीमित होना चाहिए। और आज भी इस्कॉन वालों की मैं इस मामले में बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि दिल से मेरे अंदर से वो निकलता है कि अगर आज कहीं पे सूरज छुपा है तो भी कहीं राधा नाम हो रहा होगा, हरि नाम हो रहा होगा, कृष्ण नाम हो रहा होगा, और जहाँ पे दिन उगा है वहां 24 घंटे। अगर यहाँ पे रात हो गई है तो अमेरिका में कीर्तन चालू हो जाएगा, अगर अमेरिका में रात हुई है तो यहाँ कीर्तन। इस पूरे सृष्टि में 24 घंटे एक नाम चल रहा है जो है राम और कृष्ण। अब आप क्योंकि राइटर हो और एक राइटर की तरफ से एक दरख्वास्त चाहिए कि कुछ सुना दें, और फिर हम अपने दर्शकों को टाटा बाय बाय कहेंगे। और फिर हम उनको अगले पॉडकास्ट के लिए एक न्योता दे देंगे। हाँ, लेकिन एक शर्त पे। हाँ जी। देखो मैं राइटर हूँ, आप राइटर हैं, तो हम तो बिरादरी भाई हो गए। जी बिल्कुल, ठीक है। तो अगर मैं कुछ सुनाऊंगी तो आपको भी कुछ सुनाना पड़ेगा। 100%। ठीक है, बिल्कुल डील। और दोस्तों आप इन्हें हल्के में बिल्कुल मत लेना, ये बहुत बड़े राइटर है। मतलब हम लोग ये होते ना पानी भरने वाले लोग जो होते हैं वो है वैसे है इनके सामने। बड़प्पन मक्खन मक्खन है ये। नहीं बट मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो आपसे मिलके हर बार बहुत अच्छा लगता है, बट आज ऐसे हमने पहली बार बात करी है। बहुत अपने कॉन्शियस की बात करी है कि जिस बारे में हम लोग एक्चुअल में फील करते हैं, है ना। सो एक ना बशीर बद्र साहब का शेर है जी, उससे शुरुआत करूंगी कि उजाले अपनी याद के मेरे साथ रहने दो, उजाले अपने याद के मेरे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वाह वाह, क्या बात है। उनके शेर को आपने फिर से अमर कर दिया, बहुत खूब, क्या बात है। जी बिल्कुल। एक शेर मैंने लिखा था, ये बेसिकली उस सिचुएशन के लिए कि जब ब्रेकअप के बाद सब अपने गिफ्ट वापस मांगने लगते हैं ना, ये उस सिचुएशन के लिए है कि जुदाई का यकीन तो खुद रख ले, जुदाई का यकीन तो खुद रख ले, मुझे थोड़ा सा काश दे दे। जुदाई का यकीन तो खुद रख ले, मुझे थोड़ा सा काश दे दे, मेरी पूरी शख्सियत रख ले, बस उन हसीन पलों की लाश दे दे। जियो जियो। वो कहते हैं ना कि रोज रोता हूँ मैं अपने हालात पर, रोज मौत आती है तेरी हर एक याद पर। वाह वाह, क्या बात है। ये एक सिचुएशन पे शेर लिखा था कि जब इंसान लिखता है, उस लिखने के बारे में लेखनी है कि ये आंसू, ये चाहत, ये जज्बात न जाने कहां से आता है, जिस कागज पर तुम्हारा जिक्र लिख दूं वो कागज तड़प जाता है। वाह, बहुत खूबसूरत। मुझे आस नहीं मोहब्बत की एक कतरा भी अब तुझसे, बहुत वक्त लगा है इस दिल को पत्थर बनाने में। वाह, क्या बात है। वो वाली बात होती है ना कि हम जब लिखने बैठते हैं हम लोग, तो हम एक नज्म के लिए एक रात बैठते हैं, और वो एक नज्म न जाने कितने दिन खा जाती है हमारे। वाह, क्या बात है। कभी मुकम्मल नहीं होती एक रात में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसे वो था ना कि सदियां बीती जा रही, रातें नहीं कट रही। ये वही वाली बात है। मोहब्बत अगर निभा ना सको तो करो भी मत, कभी सुना है कि कोई मरकर लौटा है। वाह वाह, क्या बात है। लेकिन लवली, रियली बहुत मजा आया आपसे। हमें ये मुशायरा छोटा सा हो गया पॉडकास्ट में, मुझे लगता है ये इंडिया का पहला होगा। ऐसा होता नहीं होगा कहीं, है ना, कि शायरी बैक टू बैक। इसकी तो भाई आई थिंक जब रील्स पे आएगा तो लोगों को पता चलेगा अच्छा एक ऐसा पॉडकास्ट भी हुआ है जहाँ पे दो राइटर बैठ के बात कर रहे हैं। ये पहली बार एक्चुअली हो रहा है कि दो सेम फील्ड के लोग बैठ के बात कर रहे हैं। करेक्ट। एंड आई एम रियली privileged to have you here, lovely. Thank you so much for coming. Thank you so much for having me. And हम लोग जल्दी मिलते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें फोर्स करें कि हम लोग जल्दी मिलें। हम लोग जल्दी मिलेंगे। Yes.